वैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हमारे समाज में सुधार हो, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में जो हमारे में कुरीतियां थी, चाहे सती प्रथा हो या विधवा से जुड़ी हुई जो भी चीजें हो, इन सब को सपोर्ट किया जाता था धर्म के नाम। तो इसलिए अगर हमें समाज में सुधार करना है तो सबसे पहले अपने धर्म में सुधार करना पड़ेगा, और धर्म में सुधार किए बिना सामाजिक धार्मिक सुधार नहीं हो सकता। तो मैं लक्ष्य इनका समाज में सुधार का है, लेकिन समाज में सुधार का रास्ता धार्मिक सुधार से जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और इसमें हम जानेंगे कि भाई पहली बात, कारण क्या है, क्यों यो भारत में इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का होना हुआ, उसके पीछे कुछ कारक होंगे। उसके बाद इसका स्वरूप, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, क्या शिक्षित भारतीय शामिल हुए या फिर नगरीय भारतीय शामिल हुए, और अगली बात इसकी सीमाएं, कुछ कमियां इनकी होंगी कि सब भारतीय लोगों को ये शामिल नहीं कर पाएंगे या गांव तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके बाद योगदान, इसने क्या योगदान दिया भारत की राष्ट्रीयता में, साथ में ही भारत के समाज में जो कुरीतियां थी उनको निकालना। और फिर अगला हम पढ़ेंगे प्रमुख सुधारक, अलग अलग सुधारक जो इस टाइम हुए, जैसे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खां। ये कुछ सुधारक हैं जो इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसके कारण क्या है? कारणों की बात करें तो ब्रिटिश लोगों ने भारतीय लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से काफी पिछड़ा बताया, और इन्होंने हमारे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाई। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोग जो शिक्षित हुए या जो थोड़े समझदार थे, उन्हें लगा ब्रिटिश लोग बाहर से आने के बावजूद भारत में नियंत्रण कर पाए, इसका एक कारण तो ये है ही कि वो हमसे ताकतवर है, लेकिन दूसरा कारण ये है हमारे समाज में कुछ कमियां हैं, और जब तक हम इन कमियों को नहीं निकालेंगे या नव जागरण अपने समाज का नहीं करेंगे, तब तक हम इस चीज को दूर नहीं कर सकते। नव जागरण मतलब नए तरीके से सोचना। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या आई कि आप स्टडी करना चाहते हैं लेकिन स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे किसी भी मुद्दे की वजह से, लेकिन अगर आप उसका समाधान एक ही तरीके से ढूंढोगे तो आपको समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसे नए तरीके से ढूंढोगे तो आपको समाधान जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, स्टडी पे फोकस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं वीडियो देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, ये मेरे पास एक अल्टरनेटिव है जिसके थ्रू मेरा हो सकता है। तो ऐसे ही इन बुद्धिजीवी लोगों ने समझा कि भाई भारतीय समाज में कुछ कमियां हैं, और इन कमियों की वजह से ब्रिटिश लोग हम लोगों को नीचा दिखा सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले जो एक कारण है, भारतीय संस्कृति एवं समाज की कमियों को दूर करना, ये इनका पहला कारण है। जब इन्हें पता चला कि हमारे समाज में कुछ ऐसी कुप्रथा चलती हैं, जैसे सती प्रथा, जिसमें महिला को जिंदा जला दिया जाता है पति के साथ, और ये भी नहीं सोचा जाता कि भाई उनके बच्चों का क्या होगा या उस महिला को जिंदा जलाने पे कितना ज्यादा क्रूरता हुई। तो इन प्रथाओं को हटाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और एक और कारण, ब्रिटिश की ईसाईकरण की नीति। ब्रिटिश लोग अपने धर्म को काफी ज्यादा प्रचार कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप लोगों का धर्म इतना ताकतवर नहीं है जितना ईसाई धर्म है, और ये लोग हमारी जनता को, खासकर जनजातीय लोगों को
बहला फुसला कर कहते थे कि भाई आप लोग ईसाई बन जाओ, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है और ना मुस्लिम धर्म में, और आपके धर्म कहीं ना कहीं पिछड़े हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते। और जब इन लोगों ने इस ईसाईकरण की नीति को अपनाया तो हमें अपनी आत्म चेतना, अपनी संस्कृति पर चोट लगी। तो उसके बाद हमें समझ आया कि भाई अगर ईसाईकरण की नीति को रोकना है तो कहीं ना कहीं अपने समाज और धर्म को बचाने के लिए भी हमें सुधार करना पड़े। तो ईसाईकरण की नीति ने भी इनको कहीं ना कहीं ये करने के लिए आगे बढ़ाया। और ये ईसाईकरण की नीति कैसे करते थे? इन लोगों के पास कुछ ज्ञान था, विज्ञान तकनीक थी, तो कई बार ये लोग जनजातीय क्षेत्रों में जाते थे, इनके ईसाई लोग, और वहां पे अगर किसी को बुखार आया है तो उसको पैरासीटामोल पीस के दे दी और उसे खिला दी, और फिर बोला देखो हमारे भगवान ने ये चीज आपको दी है और ये औषधि है और आपके भगवान के पास ये है नहीं। ऐसे ये लोग क्या करते थे, ऐसे ही कंपटीशन बनवा देते, बोले देखो आपके बजरंगबली की मूर्ति है और हमारे जीसस क्रिस्ट की मूर्ति है और हम नदी में इनको फेंकेंगे। और ये क्या करते थे, अपनी जो मूर्ति थी वो बनाते थे लकड़ी की। अब नदी में, पानी में अगर लकड़ी की चीज को फेंकोगे तो वो तैरेगी, और हनुमान जी की मूर्ति पत्थर की तो वो तो डूबेगी। तो ऐसे दिखाते थे क्या, देखो हमारे भगवान तो तैर गए और आपके भगवान डूब गए, तो इसलिए दिखता है कि आपके जो भगवान है वो गलत है, हमारे भगवान सही है। लेकिन जब इन बुद्धिजीवियों को समझ आया तो इन्होंने इस ईसाईकरण की नीति को रोकने की कोशिश की। इन्होंने बोला भाई अब पानी में टेस्ट नहीं होगा कि किसके भगवान कितने हैं, अब आग में टेस्ट होगा, आग जलाई जाए और फिर देखा जाए। तो आग में आपको पता है कि लकड़ी की चीज तो जल जाती है, तो इनके भगवान जल गए, हनुमान जी नहीं जले, ये हनुमान जी पत्थर के थे। तो इसके बाद हमें ये आया कि भाई इनकी नीति को कैसे रोके, वरना हमारा पूरा संस्कृति ही खत्म हो जाएगा। तो अपनी संस्कृति को रोकने का तरीका है अपने समाज में खुद ही सुधार लाना, ना कि दूसरी चीज का इंतजार करना। अगला जो कारण था वो था, ये भारतीय लोग अब पश्चिमी दुनिया की कुछ बातों से, पश्चिमी दार्शनिकों की कुछ बातें पढ़ने लगे। इन्होंने जब 1813 में इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद ही ये ईसाईकरण की नीति को भारत में लॉन्च करते हैं, और उसी टाइम भारत में शिक्षा नीति आती है। इन्होंने शिक्षा तो भारतीयों को इसलिए दी कि ये हमारे यहाँ क्लर्क बने, हमारे यहाँ नौकरी करे, अनुवादक बने। लेकिन जब भारतीय इंग्लिश जाने लगे तो पश्चिमी दार्शनिकों को भी पढ़ने लगे, और जब पश्चिमी दार्शनिकों को इन्होंने पढ़ा तो इन्हें स्वतंत्रता, समानता, इसकी बात समझ आई, और साथ में गरिमा, कि भाई कैसे सम्मानपूर्ण तरीके से जीवन जिया जाता है। और ऐसे एक दार्शनिक थे रूसो, और रूसो क्या करते थे कि भाई प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, और ना कोई मनुष्य बड़ा है ना कोई मनुष्य छोटा है। जब भारतीय लोगों को ये बात समझ आई तो भारतीय लोग बोले कि गोरे लोग तो हमको कहते हैं कि भाई हम लोग महान है क्योंकि भगवान ने हमें चुना है, और तुम लोग बेकार हो क्योंकि तुम लोग काली चमड़ी वाले हो या थोड़े से गेहूं रंग के हो। तब हम लोगों को समझ आया कि रूसो तो बोलता है कि प्रकृति ने तो सभी को समान बनाया है, फिर हम लोग कैसे पिछड़े हुए और हम लोगों से ये लोग कैसे विद्वान हुए। तो उसके बाद इन लोगों में स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, इसकी बात सामने आई, और जब इसको भी इन्होंने देखा तो इन्हें लगा स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की मांग करने से पहले अपने समाज में सुधार करने चाहिए, वरना ब्रिटिश लोग कभी भी हमें स्वतंत्रता नहीं देंगे। इसके लिए पहले जरूरी है हम ऐसे प्रावधान करें या ऐसे सुधार करें जिससे हमें स्वतंत्रता मिल सके।
इसके लिए जरूरी है अपने लोगों को जागरूक करना ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। तो एक कारण ये था, और साथ में ही कुछ ब्रिटिश के जो लोग आए थे जिन्हें भारतीय संस्कृति और हमारे समाज में विश्वास था, उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति की काफी तारीफ की। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, साथ में हमारे वेद पढ़े, हमारे पुराण पढ़े, और भारतीय संस्कृति में बहुत सारे धर्मों के मेल को देखा। तो इन लोगों ने हमारी तारीफ की। इससे भी इन लोगों में भी आत्मविश्वास आया कि भाई जब ब्रिटिश लोग हमारी तारीफ कर सकते हैं तो हम अपनी संस्कृति को क्यों नहीं समझ सकते। और इस आत्मविश्वास ने भी इन लोगों को बल दिया और इन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा कि भाई प्राचीन में हम लोग इतने मान थे कि विश्व की जीडीपी का 16% भारत था। इसका मतलब हम लोग इनसे तो बहुत ज्यादा डेवलप थे, बहुत ज्यादा विकसित थे। और अगर इतने ही कम विकसित हम लोग होते तो अंग्रेज लोग हमारे देश में क्यों आए? हम तो नहीं गए इनके देश में। ये लोग भारत में इसलिए आए क्योंकि इनको संसाधन चाहिए थे। और भारत के पास संसाधन कैसे आए? क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी थी जिसने संसाधन बनाए। इसलिए हम लोगों में भी आत्मविश्वास आया। वहीं यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से धीरे धीरे समाचार पत्र और पत्रिका का विकास हुआ, और ये समाचार पत्र और पत्रिका भारत में भी आई। तो भारतीय लोग जो पढ़े लिखे थे उन चीजों को लिखने लगे जिनकी वजह से भारतीय संस्कृति का अपमान होता है अंग्रेजों के द्वारा। जैसे वो लिखते थे स्विमिंग पूल हो, बड़ा होटल हो, उसमें लिखते थे कि भारतीय और कुत्ते अलाउ नहीं है। तो इससे हमें थोड़ा सा अपमान महसूस होता था। तो इस बात को जब हमारे भारतीय बुद्धिजीवी लोग लिखने लगे तो लोगों में जागरूकता आई। कोई एक जो शिक्षित था वो अखबार पढ़ता था और लोग चौराहे पे सुनते थे, तो उन्हें भी समझ आया कि भैया हम सब लोगों का एक ही शत्रु है जो हमारी बेइज्जती करता है। तो अपमान से भी हमारे लोगों में जागरूकता आई और फिर लगा हमें भी स्वराज चाहिए, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। तो ये कुछ कारक थे जिनकी वजह से भारतीयों में अपने समाज और धार्मिक सुधार के लिए जागृति आई, आत्मविश्वास आया, और हमें लगा हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद स्वरूप की बात करें। स्वरूप का मतलब होता है कि भाई क्या क्या चाहिए। जैसे हम बात करें कोई महिला है तो उसका स्वरूप हम जान सकते हैं उसकी वेशभूषा से, उसके पहनावे से, उसके बोलने से। ऐसे ही इन लोगों ने जो जो चीजें की या जो जो लोग इस आंदोलन में शामिल थे उसके आधार पर हम लोग जान सकते हैं कि इसका स्वरूप कैसा था। तो पहली बात, जब से ही हम देख रहे हैं कि इसमें ज्यादातर शिक्षित भारतीय थे, शिक्षित भारतीय। तो इसलिए पहला स्वरूप इसका दिखता है कि भाई ये लोग शिक्षित भारतीय थे, और ये शिक्षित भारतीय रहते कहाँ थे? नगर में, शहरों में। तो इसलिए इसका दूसरा स्वरूप क्या दिखता है? नगरीय, कि इस आंदोलन का जो विकास है नगरों में हुआ, और नगरों में ही आपको पत्र पत्रिका, साथ में अखबार, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। और ये सब लोग मध्य वर्गीय थे। मतलब इन शिक्षित भारतीयों पर ना तो इतना कम पैसा था कि भाई भूख से मर रहे हो, ना इतना ज्यादा पैसा था कि 4 बोतल वोडका कर रहे हो, कि डेली एंजॉय करो। इसलिए इनको कहा जाता है मध्य वर्गीय भारतीय थे, जो शिक्षा के माध्यम से क्लर्क की जॉब करते थे, थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे। इन साथ साथ ज्ञान बढ़ाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश की और भी ग्रंथों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसके बाद ब्रिटिश लोगों की समीक्षा करना भी स्टार्ट कर दी। तो ज्यादातर जो ये आंदोलन था शिक्षित भारतीय, नगरीय और मध्य वर्गीय स्वरूप से था।
और साथ में ही इन लोगों ने जो बात की सामाजिक सुधार की बात की, इसका मतलब ये सामाजिक सुधार का स्वरूप ले होते, जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, विधवा प्रथा, इन सब के खिलाफ इन लोगों ने कहीं ना कहीं आवाज उठाई और ये सब हमारे समाज में सुधार की बात कर रहे थे। साथ में ये लोग बोल रहे थे अगर हमारे देश की 50% आबादी देश के आंदोलन में शामिल होगी, जो महिलाएं हैं, तो देश को कभी स्वतंत्रता ही नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले उनके शोषण को खत्म करना होगा। अगर वो शोषित हैं, वो कैसे शामिल होंगी, कैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब महिला का आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो कैसे उसके बेटे का या उसके पति का या और भी समाज में जो उसके टच में कोई पुरुष है उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो चेतना है वो नारी में है, इसलिए ये लोग नारी के सुधार की भी बात करेंगे। और ये सारी चीजें इन्हें शहरों में भी दिख रही थी। बहु विवाह प्रथा चल रही थी, एक महिला की या एक पुरुष कई शादियां कर रहा था, वो भी हमारे समाज के विरोध है। बहुत कम उम्र में महिलाओं की शादी कर दी जाती, बेमेल विवाह होता था, उससे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता। तो ऐसा स्वरूप इन लोगों ने दिया और कोशिश करी कानून के माध्यम से इनका समाधान निकाला जाए। जैसे राजा राममोहन राय के प्रयास से 1829 का अधिनियम आया और भारत से सती प्रथा खत्म हो गई। तो इन्होंने कानून के आधार पर सुधार की बात की, ना कि जनता को एक तरीके से भीड़ को इकट्ठा करके फिर उनको समझाने के, क्योंकि इन्हें लगा था अभी जनता इतनी एजुकेटेड है नहीं, हम जनता को समझाएंगे, इससे बढ़िया एक कानून बनवा दिया जाए, उसी से काम चल जाए। तो ऐसा इन लोगों ने किया और धीरे धीरे इस स्वरूप ने भारत को पुनर्जागरण कर दिया, भारत को फिर से जगा दिया कि भाई अगर हम लोग अपनी समस्याओं को जान लें तो आसानी से औपनिवेशिक शासन की जो कमियां हैं उनको हम लोग दूर कर सकते हैं। पहला इन्होंने मानवतावाद, लौकिक जीवन की बात की और साथ में ही कहा कि हमें थोड़ा सा विज्ञान और तकनीक इसको भी थोड़ा बहुत अपनाना चाहिए, जिससे हम पश्चिम की दुनिया जो तकनीक के बल पे भारत पर कंट्रोल किए। तो इन्होंने मानवतावाद, साथ साथ हमारे समाज में जो मौजूद कुरीतियां थी उनको दूर करने की कोशिश की। इसलिए कई बार बोला जाता है कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ था वो पश्चिम के पुनर्जागरण की तरह ही था, क्योंकि वहां पर भी मानवतावाद की बात हो रही थी, सुधारों की बात हो रही थी, और वहां पर भी शिक्षित लोग जो उनके थे उनके समाज में सुधार कर रहे थे। हमारे देश में भी ऐसा हो रहा था, लेकिन कुछ अंतर भी था। अंतर ये था कि भारतीय समाज में भौगोलिक खोजें शामिल नहीं थी। हमारे धर्म में खराब माना जाता था जब कोई समुद्र क्रॉस करता था, सिर्फ पापी माना जाता था। लेकिन पश्चिमी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने भारत को भी खोजा, अमेरिका को भी खोजा और उन्होंने अपने आधुनिकीकरण की कोशिश की। लेकिन भारतीय समाज कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ा था, और उसका एक सबसे बड़ा कारण हमारी शिक्षा जो थी वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई थी, और धर्म से जुड़ी होने की वजह से तर्क और विज्ञान का उसमें विकास नहीं हुआ जो पश्चिमी दुनिया में हुआ। तो कुछ सीमा तक हम कह सकते हैं कि दोनों का मेल था, क्योंकि मानवतावाद, नैतिकता की बात दोनों लोग कर रहे थे, भेदभाव का विरोध कर रहे थे। भारत में जाति, धर्म, इसके आधार पर जो भेदभाव है उसका ये लोग विरोध कर रहे थे। नस्ल के आधार पर विरोध पश्चिमी लोग कर रहे थे। तो ऐसी सारी चीजें मिलती है, लेकिन भौगोलिक खोजें नहीं मिलती। और साथ में ही हमारे कुछ ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने तर्क के आधार पर बताया कि भैया क्यों कम
उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए महिला की, जिसमें थे अक्षय कुमार दत्त। अक्षय कुमार दत्त जो एक चिकित्सक थे, उन्होंने बताया अगर कम उम्र में विवाह होता है किसी महिला का, बाल विवाह, तो बाल विवाह होने पर महिला के स्वास्थ्य पर तो हानिकारक प्रभाव पड़ता है ही, साथ में ही उसके पेट में जो बच्चा होता है उस पर भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें बाल विवाह नहीं करना चाहिए। माँ और बच्चे हमारा भविष्य हैं, और जब ये बच्चे भविष्य इतने कमजोर होंगे तो कैसे हम लोग इनका जो स्वास्थ्य है, और जब इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो कैसे ये भारतीय समाज में योगदान दें। तो इसलिए जरूरी है बाल विवाह को हमारे समाज से हटाया जाए। और साथ में इन्होंने वैदिक परंपरा, उपनिवेश, गीता, इन सब की भी बात की, और भारतीय समाज को एक नए चिंतन और आधुनिक दुनिया में लाने की कोशिश। तो ऐसे इसका स्वरूप था कि इन लोगों ने क्या किया। बस सीमा ये थी, पहली बात, ये शिक्षित भारतीयों तक सीमित था। इसमें ग्रामीण या फिर जो लोग अशिक्षित थे उनको शामिल नहीं किया। पहली सीमा ये रही। और दूसरी सीमा ये थी, इसमें कहीं ना कहीं प्राचीन जो भारत है उसको तो इन्होंने दिखाया कि बहुत महान है। प्राचीन भारत बहुत महान था, वैदिक संस्कृति थी, उपनिवेश थे, हम लोग विश्व का 16% डोमिनेट करते थे। लेकिन मध्य भारत के बारे में गिरावट की बात, जहां पर दिल्ली सल्तनत, मुगल काल जो मुस्लिम था, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। जो मुस्लिम लोग थे या दूसरे धर्म के लोग थे, उन दोनों के बीच आपसी मनमुटाव हुआ कि भाई आपने अपना प्राचीन काल बता दिया, क्योंकि उस टाइम हिंदू लोग रूल करते थे। लेकिन इस मध्यकाल का क्या, जब अकबर आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता बढ़ी। और एक और कारण, इन्होंने जनता का सहारा नहीं लिया, जनता को साथ नहीं लाए, खुद ही अपने आप से प्रयास करने की कोशिश की। और ये लोग मानते थे जनता अभी जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, और साथ में भाई हम लोग तो पत्र पत्रिका के माध्यम से करते हैं, उनको लिखना नहीं आता, ना पढ़ना आता, तो जनता को शामिल कैसे करेंगे। लेकिन ये लोग ये भूल गए, किसी भी आंदोलन के लिए जनता का होना बहुत जरूरी है। जनता वो ताकत है जिसकी वजह से गांधी जी ने शांति अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को झुकाया। तो ये इनकी कुछ कमियां थी जो इन्होंने पूरी नहीं की। वैसे अगर हम बात करें, और साथ में ही इन्होंने भारत की कला पर ध्यान भी नहीं दिया। कला एवं स्थापत्य, जैसे ताजमहल हमारा बना, ये भी हमारे गौरव की बात थी। कुतुब मीनार बनी, हुमायूं का मकबरा बना, प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता बनी। इस स्थापत्य की बात नहीं, जो भारतीय शिल्पकारी का एक बहुत अच्छा नमूना। ब्रिटिश लोग बोलते थे ना कि हमसे कि हम लोग औद्योगिक क्रांति कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, तो हम लोग इनको बता सकते थे कि देखो हमारे यहाँ ये सब हो चुका है। और साथ में एक और लिख सकते हैं, मध्य वर्गीय। ना तो इसमें उच्च वर्ग शामिल था, ना निम्न वर्ग शामिल था, इसलिए भी ये सीमित रहा। इसमें अगर सर्वहारा किसान शामिल होता तो और अच्छा होता। तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी, लेकिन उसके बावजूद इसका बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज में रहा। योगदान कैसे रहा? पहली बात, इन्होंने, जो भारतीय लोग अंग्रेजों के कहने पर अपनी संस्कृति और अपना आत्मविश्वास खो चुके थे, उन लोगों में इन्होंने आत्मविश्वास, आत्मचेतना ये जगाई। तो योगदान में सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने भारतीय लोगों में आत्मविश्वास और आत्मचेतना का विकास किया।
क्योंकि किसी भी बड़ी सत्ता को या अपने जीवन में भी जब हम किसी चीज को जीतना चाहते हैं तो उस जीत से पहले लड़ाई अपने आप से होती है और विचारों में होती है। और अगर हम लोग अपने विचारों में ही हार गए तो असलियत में हम लोग अपने आप हार गए। तो ब्रिटिश लोग हमें काफी नीचा दिखाते थे और बोलते थे कि तुम्हारा तो कोई संस्कृति नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, ना कुछ विकास हुआ, हम लोग ही तुम्हारे यहाँ विश्वास करें। तो हमारे भारतीय लोगों का आत्मविश्वास और आत्म चेतना बहुत नीचे जा चुकी और उन्हें लगता था कि हम लोग ऐसे ही हैं, बेकार हैं। लेकिन इन लोगों ने जब प्राचीन भारत की बात की, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को बताया कि हमारे पास क्या है, तब इन लोगों में आत्म चेतना आई और इसी से इनको समझ आया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसीलिए स्वतंत्रता का जो उसका अधिकार है वो प्रकृति ने दिया। स्वतंत्रता का अधिकार प्रकृति ने दिया। ये सारी चीजें जब इनको समझ आई तब इन्हें समझ आया कि भाई हम लोग तो प्रकृति के अनुसार ही स्वतंत्र हैं, जो रूसो भी कहता है, पश्चिम की दुनिया वाले लोग भी कहते हैं, साथ में हमारे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये सब लोग भी कह रहे हैं। तो ऐसे इन लोगों में आत्म चेतना जागी कि भैया ये लोग फिर कौन होते हैं जो हमें रोक पाए, और हम लोगों को भी अपने हिसाब से अपनी आत्म चेतना का विकास करने की जरूरत है। तो पहला तो इन्हें ये सारी चीजें आई और इसी से विकसित हुआ स्वतंत्रता, जो स्वराज की बात है, साथ में समानता की बात जो हमारे समाज में आई कि हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, ये इसका योगदान है। और इसने कहीं ना कहीं जाति प्रथा, धर्म के आधार पर जो भेदभाव था उसकी जड़ों को काटा, जिसका उपयोग ब्रिटिश लोग कर रहे थे, फूट डालो और राज करो की नीति जो अपना रहे थे, उसके लिए जरूरी था। फिर उन्होंने जो हमारे देश की धार्मिक विरासत को बताया। पहले हम लोग सोचते थे कि हमारा धर्म बहुत पिछड़ा है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो लोगों में हीन भावना थी अपने धर्म को लेके, अपने ईश्वर को लेके, अपने अल्लाह को लेके। और ईसाई मसीह भी इसको काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। तो धार्मिक विरासत को जो बताया, तो जो हीनता की भावना थी अपने धर्म को लेके, वो हीनता की भावना खत्म हुई और इससे भी इन लोगों में आत्मविश्वास जागा कि भाई हमारे पास भी वो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, जो हमें उस टाइम भी, उन उपनिषदों में ना सती प्रथा थी, ना बाल विवाह था, ना घूंघट प्रथा थी, हर महिला को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार था, स्वयंवर की प्रथा थी, महिला ज्ञान भी ले सकती थी, कुश्ती भी लड़ सकती थी, वो सारे अधिकार उसको थे। तो इसका मतलब वैदिक परंपरा या हमारा धर्म भी काफी ज्यादा आगे था ईसाईकरण से, ये भी इनमें आ गया। और जब ये पत्र पत्रिका लोगों तक पहुंचती थी और चौराहे पे लोग सुनते थे कि ब्रिटिश लोगों ने आज उन भारतीयों को मारा, या ब्रिटिश लोगों ने एक ऐसा पोस्टर लगाया कि भाई इस होटल के आसपास कुत्ते और भारतीय अलाउ नहीं है, तो इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सब लोगों में एक चीज समझ आई कि हमारा एक ही शत्रु है और वो है अंग्रेज। और इससे ही इनमें राष्ट्रीयता की भावना, हम की भावना है कि हम सब लोग एक हैं, और ये अंग्रेज लोग भारी लोग हैं जो हमें काफी ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना कहीं ना कहीं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जागृत हुई। तो ये भी हमारे समाज के लिए अच्छी बनी। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीयता क्या थी, भारतीय और ब्रिटिश के लोगों के बीच टकराव संसाधनों को लेकर। ब्रिटिश लोगों का हेतु ये था कि भारतीय संसाधन का उपयोग ब्रिटेन के लिए किया जाए, लेकिन भारतीय लोगों का हेतु ये था
हमारे संसाधन का उपयोग हमारे लिए ही हो, कोई और हमारे संसाधन का उपयोग क्यों करे। अगला, इसने जो नारी मुक्ति की बात की महिलाओं के लिए, साथ में ही जो निम्न जाति थी उनकी बात की, इससे कहीं ना कहीं इन लोगों में भी कानून के प्रति, संविधान के प्रति एक जागरूकता है कि भाई ऐसा एक सिस्टम बन सकता है जिससे कहीं ना कहीं हमारा भी जीवन सुधर सकता है। जैसे सती प्रथा खत्म हुई तो लोगों को अच्छा लगा, खासकर महिलाओं को, कि चलो भाई हमारा जीवन अब ऐसे तो अंत नहीं होगा। ऐसे ही दास प्रथा खत्म हुई तो निम्न जाति के लोगों को फायदा हुआ। तो ये सारी चीजें होने से इन लोगों में भी कानून के प्रति और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ी। अंत में हम कह सकते हैं कि इनका योगदान इसमें था कि इन्होंने उपनिवेशों के खिलाफ या ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय जनता को तैयार किया, और इनके तैयारी के कारण ही आगे जाकर हमें कांग्रेस दिखाई देगी, भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई देगी, किसान विद्रोह हो या आगे और कोई विद्रोह हो, ये हमें आत्मचेतना जगा रहा था। वरना ब्रिटिश लोग बोलते थे यूरोपीय लोग कभी हारते नहीं, हम लोग अमर हैं, आप लोग पिछड़े हो, आपकी चमड़ी बेकार है, ये सारी चीजें बोल के हमें बोलते। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आता है, वो आप भी लिख लेना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने कैसे राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। क्वेश्चन लिख लेना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने कैसे भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। सबसे पहले इसमें क्या देना पड़ेगा आपको, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है क्या, पहली बार नव जागरण की तरह, और उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय चेतना कैसे जगाई। इन्होंने वर्ण व्यवस्था पर चोट की, जहां पर शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और वर्ण व्यवस्था पर जब चोट हुई तो मानव एकता हुई, सब मानव एक हो गए। मानव एकता होगी तो राष्ट्रीयता की धारणा तो विकसित होगी, तो भारत में राष्ट्रीयता का जन्म, पहला कारण तो ये। दूसरा, इन्होंने हीन भावना जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे अंदर भर दी थी उसको खत्म किया, और जब ये हीन भावना हमारे लोगों में खत्म हुई, पहला वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा खत्म हुई, मानव में एकता आई, और इसका परिणाम राष्ट्रीयता के रूप में दिखाई दिया। दूसरा है, इन्होंने हीन भावना को हमारे समाज में खत्म किया, और जब हीन भावना हमारे समाज में खत्म हुई तो हम लोगों में आत्मविश्वास आया, और जब आत्मविश्वास आया तो उसके बाद हम लोग राष्ट्रीयता की ओर बढ़े और हम लोगों ने देश की आजादी की बात। साथ में शिक्षा पर जो बल मिला उस वजह से भी ये सारी चीजें हुई। शिक्षा पर बल होने से हम लोगों में जागरूकता आई, और जब हम लोगों में जागरूकता आई तो इस जागरूकता की वजह से भी राष्ट्रीय चेतना का जागरण। अगला, नारी जो हमारे देश की आधी आबादी थी, इन नारियों की मुक्ति के लिए जब काम किया या नारी चेतना की बात हुई तो नारी चेतना की वजह से वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई, तो इसलिए हम कह सकते हैं। अगला, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोगों में नव जागरण आया, हम लोग स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब चीजों से परिचित हुए, तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय चेतना है। तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हो और अंत में निष्कर्ष दे सकते हो कि भाई कैसे भारत में इन लोगों ने राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। छोटू जी अपना माइक म्यूट कर लेना।
ऐसे भारत में राष्ट्रीय चेतना का। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है भाई, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने कैसे भारत में राष्ट्रीय चेतना लाई। तो उसके बहुत आधार थे। पहला, इन्होंने जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर चोट कर मानव एकता लाई और भारत में राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरा, इन्होंने हीन भावना खत्म की तो हमें आत्मविश्वास आया, अब राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला। शिक्षा पर बल दिया तो हमें जागरूकता आई, तब राष्ट्रीयता बढ़ी। नारी चेतना जो आदि आबादी थी वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई, उससे भी राष्ट्रीयता बढ़ी। और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश की सामाजिक आर्थिक नीति जो अलग अलग क्षेत्र में चल रही थी, जिनसे भारतीय लोगों का शोषण हो रहा था, इससे भी हमारी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो ये हमने जाना कि भाई कैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने वो आधार तैयार किया जो विचारों के स्तर पर हमारे लोगों के लिए जरूरी था। क्योंकि ब्रिटिश से लड़ने से पहले हमें अपने आप से लड़ना था, और अपने आप से लड़ने के लिए ही अपने अंदर थोड़ा झांकना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने नव जागरण पुनर्जागरण इसकी बात की, जो हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख सुधारक। इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में कुछ प्रमुख सुधारक थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन चीजों के लिए। सबसे पहले हमें देखते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय ये शिक्षित भारतीय थे, काफी ज्यादा एजुकेशन ली थी, भारत में भी पढ़े, ब्रिटेन में भी जाकर पढ़े। घर ठीक था, आर्थिक का मंदी अच्छी थी घर में, तो इनका शिक्षा में मन लगता था, तो इनको काफी ज्यादा पढ़ाया गया। धीरे धीरे ये अध्यात्म के बारे में भी जाने और फिर ब्रिटिश की जो नीतियां थी उनके बारे में भी जाने, और फिर इन्होंने कुछ काम किए भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। राजा राम मोहन राय जी ने देखा कि भाई कुछ सुधार हमारे समाज में जरूरी हैं। अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए या हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज का विकास हो, तो उन चीजों को हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने कुछ कारकों को चुना। जैसे पहला, धार्मिक धार्मिक स्रोत ही हैं जिनके आधार पर सती प्रथा, इन व्यवस्थाओं को हमारे समाज में एक सम्मान की नजर से देखा जाता था उस समय, और ये नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो। और इनके साथ इंसिडेंट ये हुआ, जब वो पढ़ के आए तो इनके एक बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु होने के बाद इनकी जो भाभी थी उनको ले जाया गया, और जैसे सती प्रथा में होता है उनको भी उनके भाई के साथ रखा जाने लगा। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा कैसे हो रहा है, जिंदे आदमी को कैसे जला सकते हो। तो इनके खुद माँ बाप ने इनको बोला, बेटा ज्यादा शिक्षित हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी परंपरा को नहीं समझ। तो सबसे पहले जो लड़ाई है इन्हें अपने परिवार से लड़नी पड़ी, और उस दिन के बाद इनको ही इनके ही माँ बाप ने इनके घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद ये हार नहीं माने, इन्होंने घर से निकालने के बावजूद सती प्रथा को लेकर भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। एंड में 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ इन्हीं के प्रयासों से। तो इन्होंने सुधार किया, सबसे पहले पारिवारिक लड़ाई से लेकर सामाजिक क्षेत्र में भी वो काम किया, जिससे महिलाओं के लिए अच्छा काम किया। फिर उसके बाद इन्हें लगा शिक्षा भी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने देश को या समाज को बदल सकते हैं। साथ में राजनीति, और ये लेखन में भी अच्छे थे, तो पत्र का के माध्यम से भी इन्होंने कुछ समाज में सुधार की बात की। तो इसकी इनकी हम सारी नीतियों को जानेंगे, धार्मिक क्षेत्र पर, सामाजिक क्षेत्र पर, शिक्षा, राजनीति और पत्रिका, इन क्षेत्रों में इन्होंने क्या क्या किया। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। बोला जाता है कि भाई राजा राम मोहन रॉय
भारतीय नवजागरण के अग्रदूत है। नवजागरण के अग्रदूत मतलब नए तरीके से जगाने में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। और इन्होंने वो शुरुआत की जो किसी भी समाज में सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि उस टाइम सभी लोग हमारे समाज में कुछ कुरीतियों को झेल रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी उन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की। इसके लिए आवाज उठाना मतलब बड़े समाज के खिलाफ जाना, और बड़े समाज के खिलाफ अगर आप जाओगे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए इनको एक और नाम से जाना जाता है, नव भारत का तारा। ये वो सितारा थे जिन्होंने नए भारत की नींव रखी। और साथ में ही इन्होंने बोला पूर्व और पश्चिम। पूर्व मतलब भारतीय संस्कृति, पश्चिम मतलब यूरोप की संस्कृति। इन दोनों को मिलाने की जरूरत है। हमारे पास अध्यात्म है, पश्चिम के पास विज्ञान और तकनीक है, और अगर हम इन दोनों चीजों को मिला दें तो कहीं ना कहीं हर समाज के लिए अच्छा होगा। क्योंकि इंसान सिर्फ भौतिक चीजों से सुख नहीं हो सकता, और सिर्फ अध्यात्म से भी सुख नहीं हो सकता अगर हमारा पेट भरा ना हो। अध्यात्म की बात जब आती है जब जिसके पेट में खाना हो, इसका पेट ही भरा नहीं होगा, उससे आप अध्यात्म की बात करोगे तो वो आपको ही सुना देगा। तो इसलिए इन्होंने पूर्व और पश्चिम के लिए बात की, लेकिन उन्होंने बोला देखो एक चीज जरूर याद रखना, हमें अपने समाज का आधुनिकीकरण करना है, पश्चिमीकरण नहीं। इन दोनों में कुछ अंतर होता है, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण। आधुनिकीकरण क्या होता है? जब हम सोच समझकर तर्क के साथ किसी चीज को अपनाएं, तर्क के साथ सोच समझकर किसी चीज को अपनाएं, तो उसे हम कहेंगे आधुनिक। लेकिन पश्चिमीकरण क्या? हम देख कर ही बस अपना ले, ना उसमें कोई तर्क है, बस उसने पहना है तो मुझे भी पहनना है, उसने किया है तो मुझे भी करना है, उसमें कोई तर्क या सोच विचार नहीं होता। जैसे भारतीय समाज ने पश्चिम की विज्ञान को अपनाया, तकनीक को अपनाया, और भारत ने चंद्रयान 3 मिशन तक लॉन्च किया। ये एक तार्किक सोच से अपनाया गया तरीका है कि भाई आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिए, नई तकनीक सीखनी चाहिए। हमारा चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पे जाएगा तो हमारे देश को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हम लोग कल को चंद्रमा से कुछ संसाधन ला सकते हैं जो हमारे भारतीय लोगों के हित में हो। साथ में चंद्रमा पर खोज कर हम पृथ्वी और अन्य ग्रहों के विकास कैसे हो उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन वहीं हम लोग पश्चिम को देखते हुए दारू पीना या नशा करना स्टार्ट कर दें तो, क्योंकि वो एंजॉय के लिए जरूरी है। तो इसमें हमने बिना तर्क के वहां की चीजों को अडॉप्ट तो किया, लेकिन वो हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं है। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि जो जीन्स टॉप पहनता हो या पैंट शर्ट पहनता हो उसमें बौद्धिक चेतना हो सकता है कोई कुर्ता पजामा पहन के या धोती पहन के भी ज्यादा तर्क समझता हो। तो पहनावे या उससे कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण का निर्धारण नहीं होता। आधुनिकीकरण का निर्धारण होता है कि आपने तर्क विचार के सोच समझ के किसी चीज को अपनाया है नहीं, या आपने बस वो पहनते थे तो आपने भी पहन लिया, बस इतना किया। तो ये पश्चिमीकरण के खिलाफ थे लेकिन आधुनिकीकरण के समर्थक थे। इन्होंने बोला पश्चिम की चीज को बस ले लेना बिना सोचे समझे वो गलत है, लेकिन अगर पश्चिम की चीज हमारे लिए फायदे की है तो वो सही है। तो हमें समाज का आधुनिकीकरण करना है, पश्चिमीकरण नहीं। पश्चिम की दुनिया के विचारों को नहीं मानना, पश्चिम की दुनिया के जो विचार हमारे समाज के लिए सटीक बैठते हो उनको मानना है। फ्रीडम की बात को मानना है, स्वतंत्रता जो हमारे लिए भी अच्छी है उनके लिए भी अच्छी है, ऐसी चीजों को मानना है। और इसलिए कई बार बोला जाता था
इनके दो घर हुआ करते, राजा जी के दो घर हुआ करते। पहला घर जिसमें राजा राम मोहन राय ये हुए थे देसी और सब विदेशी। कहने का मतलब राजा राम मोहन राय अपनी भारत की संस्कृति को तो समझते थे, ये इन्होंने देसी से लिया था, लेकिन और सारी चीजें विदेश से। जैसे हमें पश्चिमी शिक्षा को अपनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो भाषा है वो भारतीय होनी चाहिए। शिक्षा पश्चिम की अच्छी है, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन पश्चिमी की शिक्षा को बस ऐसे ही अपना लेना जैसी उनके वहां है, तो वो गलत है। हमें अपने समाज के हिसाब से अपनाना, ये बातें बोलते थे। दूसरा, राजा को छोड़कर सब विदेशी, या उल्टा, राजा को छोड़कर सब देसी। मतलब अब राजा राम मोहन राय विदेशी है, वो विदेशी सोच को रखते हैं, लेकिन जो परंपरा है वो भारतीय। भारतीय परंपरा में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपना सकते हैं। जैसे शिक्षा पद्धति में भारतीय गुरुकुल, वेदांत, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर को मानना जो प्राचीन परंपरा में था, वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन उसको भी विदेश के तर्क वितर्क से देखना है, अंधविश्वास से नहीं। जैसे आपके पास दो ऑप्शन है सिविल सेवक बनने के। एक ऑप्शन है कि आप अध्ययन करें जो तर्क के साथ सही है, और दूसरा है कि नहीं, बस भगवान की पूजा करें और भगवान सब कुछ कर देगा। तो वो क्या है? अंधविश्वास है। तो अगर ऐसे करके मान लो आप बन भी गए तो समाज का भला नहीं करोगे। उसका कारण आपने उस प्रक्रिया को या उस ज्ञान को ग्रहण ही नहीं किया जो उस जिम्मेदारी के साथ उस पद पर बैठने पर आता है। तो आप जब उस पद पर बैठोगे तो हो सकता है आप खुद का नुकसान तो करोगे, साथ में पूरे समाज का नुकसान करोगे। इसलिए ये बोलते थे कि भाई सब चीजों को हमें तर्क वितर्क करके अपनाना चाहिए। ये राम मोहन राय जी की बात है, और इन्होंने इसी आधार पर अलग अलग क्षेत्र में काम किया, और धर्म के क्षेत्र में एक नए समाज का भी निर्माण किया जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय ने जी बनाया था, और इसमें इनके जो सहयोगी साथी थे उन्होंने भी साथ दिया। उन्होंने बोला देखो अभी जो हमारा धर्म है वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास से घिरा हुआ है, तो इसलिए हमें सभी धर्मों को मिला के एक नए धर्म बनाने की जरूरत है, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी चीजों को तो लिया जाए लेकिन बेकार चीजों को छोड़ दिया जाए। साथ में ही पश्चिम के धर्मों में अगर कोई अच्छी चीज है उसको भी हम लोग ले सकते हैं, और इसीलिए इन्होंने इसमें एकेश्वरवाद, जो हमारे वेदों में भी दिखता है, एक ही ईश्वर है। कोई उसे अल्लाह कह सकता है, कोई राम कह सकता है, कोई रहीम कह सकता है, लेकिन है वो एक। और ये इस्लाम में भी मिलता है। तो ये इन्हें सबसे अच्छा लगा, तो ब्रह्म समाज का जो दर्शन है वो एकेश्वरवाद, उपनिवेश, कुरान, उन सब से इन्होंने जोड़ा, लेकिन इसके साथ नैतिक विचार को जोड़ा जो पश्चिम की दुनिया में चलता है। पश्चिम की दुनिया में धर्म के साथ साथ मानवता की सेवा, ईसाई में आप देखेंगे वो मानवता की सेवा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, जिसको जीसस जो उनके भगवान थे वो भी करते हैं। जो आम गरीबों के लिए काम करते हैं, उनको औषधि देना हो या उनके लिए कुछ काम करना हो, ये सारी चीजें जीसस क्राइस्ट करते हैं। तो मानवता या नैतिक विचार इन्होंने कहां से लिया? ईसाई से। और इसी से जुड़ा इन्होंने बोला
प्रेस की स्वतंत्रता, जो पश्चिम की दुनिया का एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो अपने लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं, जबकि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जाता था। जैसे महिला को घूंघट करा के बोलने नहीं दिया जाता था, ऐसे ही निचले वर्ग को वेद पुराण पढ़ने नहीं दिया जाता था, और वो पढ़ते थे तो उनकी जीभ काट दी जाती थी। इसलिए वो कहते थे कि सोच विचार करके ही हमें किसी चीज को अपनाना चाहिए, ऐसे ही नहीं अपनाना चाहिए, और उसके आधार पर ही हमारी शुद्धि और दूसरों की शुद्धि हो पाए। तो ये हमने राजा राम मोहन राय जी के कुछ बेसिक जाने। अगली क्लास में हम धार्मिक स्रोत में और भी चीजें जानेंगे कि ब्रह्म समाज कब गठित हुआ, उसके कुछ तरीके क्या थे, कैसे ये लोग पूजा करते थे, मूर्ति पूजा मानते थे या नहीं, फिर सामाजिक क्षेत्र में सती प्रथा, महिला शिक्षा के लिए क्या काम किया, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे। अभी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मेरे ना ये समझ में आया नहीं आया कि राजा राम मोहन इसमें तो देसी हो गए, इसमें विदेशी हो गए।